नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष गारे आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ नीलेश कुमार दिवेकर जी है। नीलेश जी पुणे से बिलोंग करते हैं। पिछले 10 सालों से वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 10 सालों में लगभग उन्होंने 5 बार कंसिस्टेंटली एमडीआरटी पूरा किया है। हर एडवाइजर एमडीआरटी पूरा करना चाहता है। ऐसा क्या उन्होंने किया, ऐसा कौन से सीक्रेट्स है जिसके माध्यम से वो पिछले 5 सालों से हर साल एमडीआरटी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, पिछले साल उनका सब बिजनेस मिला के जो इनकम रहा 23 लाख रुपीज, एक साल में 23 लाख रुपया उन्होंने कमाया। तो ये सब की हम चर्चा करेंगे। उनके काम करने के तरीके कैसे है, वो कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करता है, वो कैसे अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस के माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो ये सब की चर्चा करेंगे। नीलेश जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। वेलकम। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं ठीक हूं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से मार्च के महीने में अपना वक्त दिया इस इंटरव्यू के लिए। तो वेरी नाइस, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। यस, थैंक यू। पहला सवाल आपको पूछना चाहूंगा कि थोड़े से आपके बारे में बताइए कि आप जैसे पुणे से बिलोंग करते हैं, लेकिन पुणे के पास आप कोई छोटे गांव से है और आपने 10 साल पहले ये बिजनेस को स्टार्ट किया। इनिशियली मेरे ख्याल से आप पार्ट टाइम काम कर रहे थे, बाद में आपने फुल टाइम करना चालू किया। तो थोड़ा सा आपका शुरुआत का दौर बताइए, थोड़े आपके बारे में कि आपका बैकग्राउंड कैसे था, ये सोच आपके मन में कैसे आया इंश्योरेंस स्टार्ट करना, और फिर आज तक आपका जर्नी कैसे रहा, थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। यस सर, मेरा नाम नीलेश कुमार दिवेकर है। मैं जी। पुणे से एक 60 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, वरवंड हम्म। बोल के। तो हम्म। वहां से मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। हम्म। उसके बाद पुणे में मैंने मेरा मास्टर का एमकॉम पूरा किया। हम्म। और एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ था, उसका भी एक मैंने डिप्लोमा किया। उसके बाद ये सब करते करते मैं कुछ काम भी करता था और पढ़ा हम्म। भी करता था। हम्म। तो पहले से ही थोड़ी आदत थी कि अपने को पैसा खुद ही कमाना है और खुद पे ही पढ़ाई पे खर्चा करना है। हम्म। तो ओके। हाँ यार, एम को आफ्टर मैंने पुणे में जॉब स्टार्ट किया 2008 से अकाउंट्स में। तो 2017 तक मैं जॉब ही कर। हम्म। तो 2012 में मैं बिल्डर के पास था। वहाँ पे एक अकाउंट का काम करता था। वहाँ पे मुझे एक मेरे कस्टमर, हमारे फ्लैट होल्डर थे, उनको लोन करना था। तो वो मेरे पास चेक भी देने आए थे और उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दिए थे। उन्होंने बताया कि ये लोन का बंदा आएगा, उसको दे दो। तो मैंने ऐसे ही देख लिया फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट क्या, तो उसमें मुझे 26 ईयर्स दिखा दिया। और 26 ईयर्स पे एलआईसी का इनकम था उनका 11 लाख। तो मैं हम्म। शॉक हो गया कि मुझे लगा कि एलआईसी में काम करते हुए एम्प्लॉय हो। और हम्म। मुझे थोड़ा सा नॉलेज था टीडीएस में, वो कौन से सेक्शन के अंडर आता है। तो मैंने देखा वो कमीशन सेक्शन के अंडर ही उन्होंने इतना पैसा कमाया। अच्छा। मुझे थोड़ा एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हुआ, अरे इतना भी कोई कमा सकता है नहीं। ओके। तो मेरे दिमाग में था कि 2012 से 13 से कि हम आगे जाके कुछ तो ऐसा करेंगे जैसे एक साइड इनकम भी हो सकता है कहीं। आफ्टर 2013 में दिसंबर नवंबर में मेरा शादी हो गया। शादी के बाद मैं पुणे में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा खर्चा बढ़ गया। तो मैंने सोचा भी कुछ तो पार्ट टाइम इनकम करना है। उसी वक्त तो मुझे एक न्यूज़पेपर में पैम्फलेट मिला था, हम्म। एलआईसी एडवाइजर बनना है तो हम्म। अपना खुद का ओन बॉस बन जाओ। तो मैंने ऐड देख के मैंने ये डेवलपमेंट ऑफिसर को कॉल किया, अभिजीत शितोळे सर है हमारे। तो उन्होंने मुझे मुझसे बात की, हम मिले और उन्होंने मुझे एजेंसी दी। हम्म। तो 2014 से 2017 तक 12 लाइफ ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि जॉब करता था, जॉब में टाइम ज्यादा नहीं मिलता था। हम्म। 2017 में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया अनफॉर्चुनेटली कि मेरा इसका हेल्थ इश्यू हो गया। तो मुझे वो पॉसिबल नहीं था कि आगे फुल टाइम वर्क करना। थोड़ा टाइम उनके लिए भी देना था और थोड़ा जो बाहर का भी देखना। हम्म। तो पॉसिबल नहीं, तो मैंने सोचा कि अभी ये नहीं करेंगे जॉब, तो इससे कुछ अपने को टाइम भी नहीं देना पड़ा। तो ये बिजनेस में एक ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी है इंश्योरेंस में कि अपने टाइम से हम काम कर सकते हैं और पैसा भी हमें चाहिए उतना कमा सकते हैं। तो मैंने जो लास्ट का जॉब छोड़ा था मेरा, उस टाइम पे 2017 में 36,000 सैलरी था। अच्छा, 2017 में आपने जॉब छोड़ा था जब आपकी सैलरी 36,000 रुपया था महीने का। 36,000 का। ओके। हाँ, तो वहां से थोड़ा शुरुआती के 1-2 साल मुझे 2018 तक तकलीफ हुआ कि अच्छा। लोगों से एक्चुअली में अकाउंट में करो, ज्यादा लोगों से बात नहीं होती थी। और हम्म। थोड़ा सा स्वभाव भी शांत था, लोगों से बात कैसे करना क्या करना। तो ओके। 2018 से पहले मेरा एक एसआईपी भी चालू था। हम्म। तो मैंने देखा कि लोगों में एसआईपी की और भी थोड़ा सा ज्यादा ये डिमांड है। तो मैंने एक सोचा था कि मेरे पास सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट रखूंगा, जैसे कि हम्म। हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस।
और जो भी कस्टमर आएगा उसको मैं पहले कनेक्ट करूंगा। हम्म। जैसे तो मुझे एसआईपी करना है तो मैं एसआईपी करके दूंगा और बाद में मेरा इंश्योरेंस के प्रोटेक्शन पे बात करूँ। तो 2018 तक ऐसा चलता रहा, पर वो कुछ इतना सक्सेस नहीं था क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं था कि क्या बात करना है, कितने बड़े प्रीमियम उठाना। तो 2018 से 19 में मैंने एक आईओ का ट्रेनिंग किया था। तो वहां से मुझे बेसिक आइडिया आ गया कि मुझे क्या क्या करना है, कस्टमर का नीड एनालिसिस कैसे करना है, उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन सॉल्यूशन कैसे देना है, उसको बच्चे बच्चों के एजुकेशन मैरिज प्लानिंग कैसे करना है। तो वो ट्रेनिंग लेने के बाद थोड़ा सा पता चला कि हम ऐसे कर सकते हैं। तो तब तक 2018 में मेरा बहुत सारा रीच बढ़ चुका था क्योंकि मुझे पैसे की तो जरूरत थी, इसलिए मैं लोगों से मिलता ही रहता। और 2019 के बाद मैंने उन लोगों से फिर से मिलना चालू कर दिया और प्रॉपर प्लानिंग करना चालू किया। तो वहां से मेरा बिजनेस बढ़ने लगा। 2019 से मेरा एमडीआईपी स्टार्ट हुआ। 2019 में मैंने पूरा किया, उसके बाद मैंने 2020 में खुद का एक कार भी ले लिया जो मेरे माता पिता को घूमने के लिए। बाद में मैंने सोचा कि अभी आगे बढ़ते तो मैंने फिर एक रेंट का ऑफिस भी ले लिया। अच्छा। ऑफिस, हाँ। तो 2021 में फिर मैंने एम्प्लॉय भी हायर कर दिया। जैसे जैसे ट्रेनिंग करता गया वैसे वैसे मैं इम्प्लीमेंट करता गया। तो वहाँ पे भी हम्म। बता दे रही कि आपको एम्प्लॉय भी जरूरी है, आपको टीम होनी चाहिए, सर्विसिंग का काम आपको स्टाफ को देना चाहिए, नए बिजनेस आपको ही करना है। तो ये बात मुझे धीरे धीरे पता चली। तो और मेरे माइंड में पहले था कि खर्चा तो करना है अपने बिजनेस में, जो भी कमाएंगे तो बिजनेस में हम कम से कम 50% तो यूटिलाइज करेंगे। तो अभी मेरे पास दो स्टाफ है हम्म। और एक ऑफिस से अभी रेंट का है। और अभी मैंने लास्ट 2 साल पहले मेरा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक ऑफिस भी बुक कर दिया। अच्छा, तो मुझे हाँ। आपका जर्नी में ये दिख रहा है कि पिछले 5 सालों से आप एमडीआरटी कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, इनिशियली आपका जॉब में 36,000 रुपया पगार था, उस वक्त आपने जॉब को छोड़ा था। यस। और उसके बाद आपने 2019 में मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम एमडीआरटी किया, और उसके बाद आपने कार बुक किया जो आपके परिवार के लिए, आपके फैमिली के लिए भी एक फैमिली कार हो गया। और अभी अपनी रिसेंटली अपने लिए खुद का ऑफिस भी बुक किया है जो आपको पोजीशन मेरे ख्याल से अगले 1 साल हो जाएगा। तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी रही है। मैं, क्योंकि क्या होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, इंश्योरेंस में काफी सारे ऐसे एडवाइजर है कि जो इनिशियली पार्ट टाइम करते हैं जॉब, अपने जॉब के साथ इस बिजनेस को करते हैं, है ना, इंश्योरेंस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं। और उनकी भी इच्छा होती कि एलआईसी में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो महीने का 5 लाख कमा रहे, 10 लाख कमा रहे, कोई साल का 50 लाख कमा रहे, कोई टीओटी कर रहा है, कोई सीओटी कर रहा है। तो वो ये देख के, जैसे आपके आपने बताया कि किसी व्यक्ति के बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस देखा, आपने इनकम देखा और आप मोटिवेट हो गए, उसी प्रकार से हर एडवाइजर के मन में एक विचार आता है कि मैंने भी फुल टाइम काम करना चाहिए। लेकिन वो ये सोच में कभी कभी बहुत पीछे रह जाता है कि एग्जैक्टली मैं कब अपने जॉब को छोड़ूं और मैं एग्जैक्टली कब फुल टाइम काम करना चालू करूं। और ये डिसीजन उतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि पूरा परिवार, पूरे घर वालों को ये पता है कि भैया ये हर महीना फिक्स कमा रहे हैं। तो जब फिक्स पैसा कमा रहे, जैसे आप 36,000 रुपया फिक्स कमा रहे थे, तो 36,000 रुपये कमाने वाली नौकरी को ना कह के ऐसे काम करना जिसमें फिक्स तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा कमाने की अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो ट्रांजिशन था, मैं जानता हूं उतना आसान तो नहीं रहेगा इनिशियल डेज में। तो कैसे था आपका, कैसे डिसीजन लिया आपने, मन कैसे बना लिया था, और किस प्रकार से आपके परिवार ने उसको साथ दिया, या फिर कैसा रिएक्शन था इनिशियली, वो थोड़ा बताइए। एक्चुअली उस टाइम पे सब सिचुएशन ही ऐसा था कि मुझे जॉब करना पॉसिबल ही नहीं था कि अच्छा। जो जॉब में कैसे था 8 घंटे देना पड़ता है 10 से 6। और हम्म। ट्रेवलिंग में 1-2 घंटा जाता है, तो 10 घंटे कंटिन्यूसली मैं थोड़ा सा दे नहीं पा रहा था मेरी जॉब को, क्योंकि घर पे थोड़ा सा फैमिली का मेडिकल इश्यू चल रहे थे वाइफ को। हम्म। तो हम्म। थोड़ा टाइम मुझे उसको भी देना था और कुछ अर्निंग भी करना था। तो उस हम्म। हिसाब से मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मुझे अभी करने के लिए चॉइस यही था, और उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने हम्म। इंश्योरेंस में स्टार्टअप लिया। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं, आपने पैसा कमाया। सचिन तेंदुलकर की मुझे याद आ रही है आपको देख के, और वो क्यों आ रही बता रहा हूँ। किसी एक बॉल पे छक्का मार देना ये हुक से भी हो सकता है, लेकिन जब कोई इंसान एक ओवर में 2 बार 3 बार छक्के मारता है, या कंसिस्टेंटली हर मैच में 50-60 रन निकालता है, जैसे विराट कोहली है, तो आप देखेंगे आईपीएल मैच में कंसिस्टेंटली हर मैच में उनके 50-60 रन तो निकलते ही है। तो एमडीआरटी करना ये तो अच्छी बात है, लेकिन कंसिस्टेंटली एमडीआरटी 5 बार आप कर रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के पीछे का सीक्रेट क्या है? क्या ऐसी चीज है आपके सोच में, काम करने के तरीके में, कि जिससे आप हर साल एमडीआरटी तो कर ही लेते हैं? तो ये सीक्रेट थोड़ा बताइए। फर्स्ट साल मैंने जो एमडीआईटी किया था वो बहुत मेहनत करना पड़ा, ज्यादा था कष्ट है।
हम्म तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और उस टाइम पे 10 लाख ही था एमडीआईटी का जो कमीशन था। उसके बाद कोविड आया तो थोड़ा कम हो गया। हम्म तो एक्चुअली क्या हो गया था, मेरे पे ईएमआई मेरे थोड़े बर्डन ज्यादा बढ़ा दिए मुझे, हम्म जैसे कि आज काम करना है क्योंकि अभी मेरा ईएमआई मुझे सामने दिखता है कि आज मुझे ऑफिस का ईएमआई देना ही है 30 हजार, और ऑफिस कर रहे हैं स्टाफ का सैलरी, ये सब मुझे मोटिवेट करते कि काम नहीं किया तो ये कैसे चलेगा, बंद जी। पड़ जाए। तो हम्म जनरली मैं क्या करता हूँ सर, मेरी जो संगत है, हम्म हमारे ब्रांड में जो एमडीआई थी, उन लोगों के ही साथ ज्यादा रहता हूँ, हम्म जो पहले से अच्छा काम कर रहे हैं, 20 साल 25 साल 15-15 साल 7-8 8 साल, वो लोग एमडीआई। तो मुझे कभी डिप्रेशन आता है तो मैं उनके ऑफिस में जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, और अच्छे रिलेशन बन गए। तो उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ मोटिवेट होता हूँ कि आज भी हमारे एक ब्रांच में 60 साल की उम्र के मौली साहब दुमा बोल के एजेंट है, वो लगभग 17-18 साल से एमडीआईटी हो रहे हैं सर, हम्म और हम्म इस उम्र में भी वो एमडीआईटी कर रहे हैं। हम्म तो मेरे ब्रांड में मेरे लिए बहुत सारे ये मोटिवेट कर देते हैं कि यार ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारा तो अभी यार एज भी कम है और हम ज्यादा भाग भी सकते जी। बहुत अच्छा अपना था आपने। मैं थोड़ा सा फेज को बताना चाहूंगा, क्योंकि हर 10 साल में काम करने के तरीके में कुछ बदलाव आ सकते हैं। आपने हैं। 2019 में पहली बार एमडीआरटी किया और उससे पहले 5 साल से आप काम कर रहे थे। तो मैं जानना चाहता हूं, आज से 10 साल पहले के काम करने के चैलेंजेस क्या थे? आज से 5 साल पहले जब आपने एमडीआरटी स्टार्ट किया पहली बार, तब आपका चैलेंज क्या था? और आज के डेट में जब पूरा दुनिया चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहा है, एआई के बारे में बात कर रहा है, आपके पीछे मैं देख रहा हूँ एनडी एंटरप्राइजेस, आपका लोगो दिख रहा है मुझे बहुत अच्छा। तो ये लोगो होता है, ब्रांडिंग होता है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें सोशल मीडिया में प्रेजेंस जरूरी होता है। वीडियो मार्केटिंग है, जूम मीटिंग है, बहुत सारे इंस्टाग्राम यूट्यूब में अपना प्रेजेंस जरूरी है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं आज के डेट में, जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी से लेकर सभी प्रकार के पॉलिटिशियंस से आप देखेंगे वो सोशल मीडिया में भी अपना प्रेजेंस रखते हैं। तो ये जो बदलाव आ गया है काम करने के तरीके में, अपने आप को मार्केट में सोशल में प्रेजेंट रखना, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आज से 10 साल पहले की क्या ये जरूरत थी और आज के डेट में क्या ये जरूरत है? तो आप इसको कैसे देखते हैं, जरा बताइए। सर 10 साल पहले तो उतना ये अवेयरनेस नहीं रहा कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्योंकि उस टाइम तो मुझे लगता है फेसबुक हम यूज कर रहे थे उस टाइम पे हम्म रिसेंटली। तब हम्म रिसेंटली व्हाट्सएप भी आया था 10 साल हम्म पहले। हम्म व्हाट्सएप भी नहीं था पहले इंडिया में। सही है। तो धीरे धीरे ये व्हाट्सएप आने के बाद ये कम्युनिकेशन चैटिंग होने लगी, तो उससे भी थोड़ा सा, और जैसे जैसे अभी आगे बढ़ रहे हैं वैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। 5 साल पहले से हम फेसबुक पे ही मार्केटिंग करते थे, जो मैं ज्यादा फेसबुक ही यूज करता था, फेसबुक पे ही पोस्ट डालता था, और व्हाट्सएप पे ही लोगों को मार्केटिंग के मैसेज देता था, जो भी था वो व्हाट्सएप और फेसबुक पे थे। आफ्टर 2-3 साल बाद ऐसा चल रहा है कि अभी इंस्टाग्राम पे भी ज्यादा लोग आ रहे हैं रील्स, तो वहां पे भी प्रमोशन हो रहा है, तो हम ओके। इंस्टाग्राम पे भी आ गए। जी। बाद में लिंक्डइन आ गया, तो लिंक हाँ। प्रोफेशनल वो पता चला ट्रेनिंग में कि लिंक्डइन भी ऐसा होता है, तो मैंने हम्म लिंक्डइन में भी अकाउंट हुआ। तो सभी प्लेटफॉर्म था, तो वहां पे मैं क्या करता, ये पोस्ट जहाँ पे फेसबुक व्हाट्सएप सभी जगह डालता वही सेम डालता, तो थोड़ा सा ब्रांडिंग हो रहा था। फिर पर यूट्यूब का मुझे इतना नहीं पता था कि कैसे करना है, बनाया था पर इतना नहीं आता। जैसे कि बाद में लगा कि कुछ तो करना चाहिए, मैं वीडियो बना था प्रॉपर नहीं बना पा रहा था। तो जब से आपका वो वैल्यू मार्केटिंग का जो 1 डे सेमिनार किया, उसके 5 5 दिन का जो आपने सेमिनार किया, और बाद में मैंने आपका वैल्यू मार्केटिंग इम्प्लीमेंट, और अभी चैट जीपीटी, ये सब कर, तो ये तो मुझे पता था कि टेक्नोलॉजी चाहिए अपडेट, तो उसके सिवा तो कुछ नहीं। तो मैं धीरे धीरे यूट्यूब का भी तो वीडियो भी अपलोड करने लगा हूँ, जी वो भी ऐसा हो रहा है कि अभी सभी प्लेटफॉर्म पे मेरा जा रहा है। जी तो एक तो ये हो रहा है, ब्रांडिंग भी हो रहा है, लोगों को पता भी चल रहा है कि भाई ये बंदा प्रोफेशनली सभी जगह पे है, जी। अवेलेबल ऑनलाइन है। और ये थोड़ा सा मुझे अवेयरनेस था कि मैं जब काम कर रहा था कि ये हमें ऑनलाइन तो रहना ही पड़ेगा, तो मैंने अपना एक खुद का वेबसाइट भी बना के रखा था 3-4 साल पहले। तो सब जगह वो प्रॉपर कैसे वो करना है सभी जगह पे आते हैं, वो नहीं पता चल रहा था। जी और कुछ मैं वीडियो देखता था तो वहाँ पे भी ये दिखता था कि ये कैसे बनाते होगे, बैकग्राउंड कैसे चेंज करते होगे, जूम कॉल पे कैसे करते, ये सब इतना क्लियरिटी आइडिया नहीं था। जैसे कि आपका जो कोर्स करने के बाद पता चला कि ये ऐसे होता है, ऐसे ही करना होता है। फिर लास्ट सेशन में तो मैं शॉक हो गया, जो एआई का वीडियो आपने बनाया वो भी मैं सोच रहा था मैं कैसे बनाऊँ, सॉफ्टवेयर तो है हमारे पास ओके। बहुत सारी कंपनी के, वहां से हम निकाल के हमारा नाम नीचे आता,
पर जो मुझे चाहिए तो वो स्क्रिप्ट मेरी कैसे डाल सकते हो वो जी। वो मुझे बहुत अच्छा लगे। मैं भी अब मेरा खुद का एक स्क्रिप्ट बना के कंटेंट से वो एआई का भी वीडियो बना सकता हूँ। क्या बात है, और बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो क्यूरियोसिटी था पहले से, पर ये कैसे ओके। करना वो नहीं पता था। पर थैंक गॉड ये आपका, जैसे मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था पहला हम्म। 1 डे सेशन, उसके बाद 5 दिन का वैल्यू मार्केटिंग का कोर्स किया। हम्म। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर अपना 3 महीने का इम्प्लीमेंट का भी किया, और अभी चैट जीपीटी में। कर रहे हैं आप, अच्छा। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको कुछ रियलिटी शेयर करके दिखाना चाहता हूँ। जैसे अभी हम जाते हैं, मान के चलो दोस्तों, यूट्यूब में हम जाएंगे, और यूट्यूब में जाने के बाद में हम यहाँ पे डालेंगे हम यहाँ पे डालते हैं बिल गेट्स। ऊपर थोड़ा सा बात करें कि ये जस्ट सेकेंड करना कैसे था आपके लिए, और इसको अचीव करते वक्त आपने क्या। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी जी के जो बेटे हैं अनंत अंबानी, इनका प्री वेडिंग सेरेमनी चल रहा है जामनगर में, ठीक है। उसके लिए पूरे दुनिया से बड़े बड़े हस्ती आ रहे हैं। बिल गेट्स भी भारत में रिसेंटली विजिट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप यूट्यूब में बिल गेट्स टाइप करते हैं, तो नीचे एक सबसे पहला जो ऑटोमेटिक सर्च आ रहा है, बिल गेट्स विद डॉली चाय वाला। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं मैं, और वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये बिल गेट्स भारत में आए, और इन्होंने इन्होंने जो विजिट किए, काफी सारे प्लेसेस विजिट किए, उसमें से एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी वो है डॉली चाय वाला जो है। वो चाय अलग तरीके से बनाता है। भारत में अभी इलेक्शन आ रहे, चाय पे चर्चा होने वाली है, तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये व्यक्ति चाय बनाता है, लेकिन चाय बनाने का तरीका उसका कुछ अलग है, और वो इतना फेमस हो गया है कि बिल गेट्स ने भी उनके यहाँ चाय पिया, और उन्हें लगा ये तो कोई फॉरेनर होंगे, उन्होंने चाय पिलाया। बाद में उनको समझा ये तो बिल गेट्स है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं हम। डॉली की टपरी नागपुर, तो नागपुर में ये डॉली की टपरी है, जहां पे वो एक अलग अंदाज से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अलग अंदाज से चाय बनाते हैं। और उन्होंने बिल गेट्स इनको भी चाय बनाया, चाय बना के पिलाया, ठीक है। ये वीडियो सुनिए जरा। कौन फैक्ट्री के बंदे हैं इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। वाह बोले, डॉली की चाय। और कुछ बातचीत हुई नहीं हमारी, बस वो जस्ट मेरे बिल्कुल बाजू में खड़े थे, और बिल्कुल मेरा अपना काम चालू था चाय बनाने का। फिर जैसी चाय तैयार हुई, बिल्कुल मुझे हाथ में चाय दिया। ये देखो, एक अलग अंदाज से उनका चाय बनाने का तरीका है, अलग अंदाज से बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है, चाय पिलाने का तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सोशल मीडिया में ये इसके ऊपर न्यूज बन गया है। आप देखिए सभी न्यूज चैनल्स उसको रिकमेंड कर रहे हैं। उस वीडियो को एक दिन के अंदर 96,000 व्यूज है। और सबसे बड़ी बात है कि बिल गेट्स ने, जो दुनिया के वन ऑफ द टाइम में लगभग 8 साल 9 साल से बिल गेट्स नंबर 1 पर्सन थे इनकम के बारे में। बिल गेट्स ट्वीट ऑन डॉली चाय वाला, तो उन्होंने इसे ट्वीट किया। बिल गेट जी ने ट्वीट किया डॉली चाय वाले के बारे में, और उसको इतने रीट्वीट हुए, इतने उसको बेनिफिट्स मिले। ये देखिए, तो ट्विटर हैंडल पे हम जा रहे हैं। यस। ये बिल गेट जी का ट्वीट है। यहाँ पे उन्होंने कुछ अलग अलग मीट किया, वो भी बताया है, और हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ये न्यूज आया कि बिल गेट जी ने ट्वीट किया उनके ऊपर, और उस ट्वीट को पूरे दुनिया ने देखा, हजारों लाखों रिव्यूज आए उसको, तो
ये एक छोटा सा एग्जांपल, ऐसे तो बहुत हजारों एग्जांपल है। मैं पूछना ये चाहता हूं कि कहाँ एक चाय बनाने का बिजनेस, और हम कहते हैं कि एक चाय वाला आज प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ये छोटा सा बिजनेस है, बिजनेस कोई भी हो सकता है, लेकिन बिजनेस करने का तरीका, कि डॉली चाय वाला मुझे लगता है पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में केवल बिल गेट जी ने उनको रिकमेंड किया, ट्वीट किया, उसके कारण जितने उन्होंने जिंदगी में अभी तक जितने लोगों को जाना नहीं होगा, वो नागपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन अब पूरा इंडिया, पूरा दुनिया उनको जानता है। और ये है पावर सोशल मीडिया का। तो मैं आपको फिर से ये सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपके बिजनेस में आपने 5 साल में अच्छा ग्रोथ किया है, लेकिन इसके आगे का जो ग्रोथ है, 5 साल आपने एमडीआरटी किया, हो सकता है आप आगे जाके सीओटी करना चाहे, टीओटी करना चाहे, अपने बिजनेस को और ग्रो करना चाहे, तो इस ग्रोथ में आप अपने यूट्यूब जर्नी को, आप अपने सोशल मीडिया के जर्नी को, आप आने वाले दिनों में जूम मीटिंग कंडक्ट करने के तरीके को, आपने बताया कि एआई वीडियो आपने बनाया खुद होके, उसका ट्राई कर रहे हैं, तो ये सब चीजों को आप कैसे देखते हैं, और आने वाले 10 साल में इसका क्या फायदा हो सकता है आपके हिसाब से किसी भी इंश्योरेंस एडवाइजर को? यस। जैसे कि सर अभी अभी तक जो हम कार्य कर रहे हैं वो फिजिकली है सर, और उसमें क्या होता है सर, फिजिकली में लिमिटेशन आते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहता है। कि अभी मैं पुणे में हूँ तो मुझे मुंबई में जाना है, तो एक कस्टमर के लिए मेरा पूरा भी दिन जा सकता है। तो ये डिजिटल से के लिए अच्छा हो गया है कि अभी जूम कॉल पे हम जैसे मीटिंग कर रहे हैं, तो ये मुझे तो हम यहाँ पे बैठे, वो वहां पे बैठे, जूम मीटिंग हो रहा है, प्रेजेंटेशन भी हम शेयर करके बता भी सकते। तो ये एक अच्छा है कि डिस्टेंस कुछ रहा नहीं। अभी मैं आउट ऑफ इंडिया भी किसी को जो जूम कॉल पे मीटिंग कर सकता हूँ। अभी मेरे एक क्लाइंट भी है, वो लंदन में है, उनसे अच्छा, भी आपके मैं, कस्टमर लंदन में है? हाँ एक कस्टमर है मेरे लंदन में, क्या तो बात है। उनसे, हाँ उनसे मैं जब जो वो पुणे अपना यहाँ पे आने वाले थे इंडिया, लास्ट ईयर की बात है, तो मैंने जूम कॉल पे ही थोड़ा सा ये किया था, तो मुझे इतना आ नहीं रहा था, तो उन्होंने मुझे गूगल मीट का एक लिंक भेज दिया। अच्छा। तो गूगल मीट हमने वहां से मीटिंग भी किया था, वो शेयर भी मैंने किया था, प्रेजेंटेशन बताया था, उनको अच्छा भी लगा था। हाँ जैसे हाँ। वो इंडिया में आए तो उन्होंने पॉलिसी भी किया मेरे पास। हम्म। तो ये अच्छा हो रहा है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हम कहाँ भी पहुंच सकते बहुत अच्छा। हैं, ऑल वर्ल्ड जा सकते हैं। और जी आगे इसका हर इंश्योरेंस एडवाइजर को जरूरत है, नहीं तो हम ये आउट ऑफ बॉक्स हो जाएंगे। जी। जैसे कि कोडेक तो कैमरे की तरह हो जाएंगे, जैसे कि हमने इनको अपग्रेड नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो ओके। डिजिटली तो दुनिया बढ़ रही है। जी तो ये कुछ ये चीजें हमें अभी सीखनी पड़ेगी। जी एक तो सीखनी पड़ेगी या किसी से करवा तो लो जी एटलीस्ट, जी। बहुत अच्छा। एक्सपीरियंस रखना तो पड़ेगा। बहुत अच्छा। और एक बात अच्छी हो गई कि प्रोस्पेक्ट का भी थोड़ा इशू आ रहा था, तो अभी ये अपना ये डिजिटल से एक बेनिफिट हो गया है कि अभी आपको गूगल से भी डेटा निकाल पा रहे हैं आपकी वजह जी। से, जो हमें आइडिया दी, सॉफ्टवेयर दी, हम्म। तो डेटा बहुत सारा मिल रहा है अभी काम करने के लिए। जी। जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे हडपसर में डॉक्टर का डेटा चाहिए, तो अभी मेरे पास है 170 लोगों का लिस्ट भी है। ऑलरेडी 170 का डेटा आपके पास है ऑलरेडी डॉक्टर्स का? हाँ, तो उसपे अभी ये भी सोच रहे हैं आगे जाके कि ऐसा ही सिस्टम बनाए आपके ही तरह इकोसिस्टम, जैसे कि अभी ऑफिस से किधर जाना ही नहीं है, क्या बात है। डेटा लेंगे, टेलीकॉलर को एक अलग से अपॉइंट करेंगे, और अपना हम्म। स्टाफ भी ऐसा ट्रेन करेगी वो भी जाके सेल्स कर पाए। जी। तो ऐसा एक मेरा 5 साल के लिए विजन है कि आगे ओके। जाके मुझे ये बार बार भागना पड़ रहा है, दौड़ना, वो नहीं करना, मुझे सिर्फ मैनेजमेंट करना है अच्छे से। बहुत अच्छा। एक 10-12 लोगों की टीम होनी चाहिए। ग्रेट, वेरी क्या नाइस। अभी आपका टीम है, कुछ मेंबर्स है आपके अभी पास? मेरे पास 2 फुल टाइम है और एक पार्ट टाइम है। अच्छा, 3 मेंबर्स आपके पास है अभी फिलहाल। बहुत यस। अच्छी बात है। तो जैसे आप अभी पुणे से बिलोंग करते हैं, मैंने खुद ने पुणे से इंजीनियरिंग किया है। मैं पुणे में 8 साल था, 4 साल मैंने इंजीनियरिंग किया, 4 साल मैंने जॉब किया। और पुणे इज सीम टू बी वेरी रिच सिटी एज फार एज टैलेंट इज कंसर्न। मराठी में शिक्षणाचं माहेर घर ऐसे बोलते हैं पुणे को। और पुणे में लोग पूरे इंडिया से सीखने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं। हिंजवड़ी है जहाँ पे आईटी पार्क है, और आईटी के काफी सारे प्रोफेशनल्स वहां पे है। तो पुणे एक ऐसा सिटी है जहां पे आपको मिडिल क्लास लोग भी मिलेंगे, रिच क्लास लोग भी मिलेंगे, अल्ट्रा रिच भी मिलेंगे, आईटी प्रोफेशनल्स भी मिलेंगे, अलग अलग प्रकार की वैरायटी, वर्सेटैलिटी आपको कस्टमर्स में दिखती है। तो आपके जो कस्टमर्स है, ये जो परिवर्तन आप में आ रहा है, यानी कि आप पहले फिजिकल काम करते थे, अभी भी फिजिकल भी करते होंगे, लेकिन डिजिटल को भी आपने अपना लिया है, ब्रांडिंग को अपना लिया है। अभी आप पुणे में है, मैं नासिक में हूं, लेकिन हम आराम से जूम मीटिंग के माध्यम से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, ये जो जर्नी है आपका फिजिकल से डिजिटल, ये जो आप मूवमेंट कर रहे हैं वीडियो मार्केटिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से,
सभी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैं 3 लोगों का रिएक्शन जानना चाहता हूं। एक तो आपके परिवार का रिएक्शन कैसे रहा ये प्रयास में, जब आप वीडियो बना रहे होंगे शायद से थोड़े शुरुआती दौर में, तो घर से भी कमेंट आते हैं कि अब ये क्या आप वीडियो बनाना चालू कर दिए हो वगैरह वगैरह। तो ये फर्स्ट रिएक्शन आपके परिवार का कैसे था, आपके माता पिता के, आपके बच्चों का वगैरह। दूसरा रिएक्शन आपके कस्टमर्स का रिएक्शन कैसे था, कि जो आपको ऑलरेडी जानते हैं, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है, जो ऑलरेडी आपके कस्टमर 5 साल से 10 साल से है, लेकिन उन्होंने जब देखा कि एज एडवाइजर आप टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो हो रहे हो, तो क्या उनका रिएक्शन रहा, इनिशियल रिएक्शन। और तीसरा, जो लोग आपको नहीं जानते हैं, जो अभी तक आपके कस्टमर नहीं बने हैं, वो जब इस प्रकार का अप्रोच आपका देखते हैं, तो क्या आपको अपॉइंटमेंट मिलने में उसका फायदा होता है, क्या आपका उनसे जो इनिशियल चर्चा होता है। जनरली क्या होता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जब कोई कॉल करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो जनरली उनको रिजेक्ट करने का बहुत ज्यादा हम देखते हैं मार्केट में, कि फोन पे ही रिजेक्ट हो जाता है कि अभी नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन ये अप्रोच के कारण आपके जो कस्टमर जो आपको नहीं जानते, क्या उनके अप्रोच में भी कुछ डिफरेंस हुआ है। तो ये 3 प्रकार का रिएक्शन बताइए, आपके परिवार का रिएक्शन कैसे रहा, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर का रिएक्शन कैसे रहा, और आपके जो कस्टमर नहीं बने हैं उनका रिएक्शन कैसे रहा, बताइए। परिवार में तो पहले जो परिवार के लोगों को पता था, पहले मैं पोस्टर ही करता था, भेजता था उनको व्हाट्सएप पे, मार्केट देखते थे कि वो तो कर रहा है, इंश्योरेंस में अच्छा कर रहा है। पर जब से मैंने वीडियो भेजना चालू कर दिया, तो उनका अलग ही रिएक्शन था कि अच्छा। अब ये बंद करके अभी पोस्टर ये नया अभी चालू कर दिया है कि अरे नया इंप्लीमेंट कर दिया, अभी वीडियो भी बनाएंगे, पोस्टर बंद कर दिया। अच्छा, क्या बात है, हाँ, तो बहुत उनको अच्छा। लगा अच्छा लगा, ठीक है अच्छा कर रहे हो आप भी। हाँ हाँ। आ, ये उनका एक रिएक्शन था कि अच्छा है, चलो हम्म कुछ तो अच्छा डेवलप कर रहे हो, उनको हम्म अच्छा लगा। हम्म हाँ, तो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिनके हम्म पास ये जाते थे, तो कुछ ने मुझे सजेशन भी दिया कि हम्म अच्छा किया है स्टार्टअप, पर हम्म आप कुछ अभी जरा कैमरे की तरफ देखते हुए थोड़ा ऐसा नीचे रहो, बात करते थोड़ा स्माइल करो। ये भी उनके तरफ से सजेशन आए, तो मैंने बहुत उनको अच्छा। अप्रिशिएट किया, सर थैंक यू, आपने बताया अभी नेक्स्ट टाइम ग्रेट। जरूर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ग्रेट। उनको लगा अच्छा इनिशिएटिव है। और एक वो बोले कि हाँ, हर बात हमें आपसे पूछनी पड़ती थी, अभी आपके वीडियो से ही पता चल जाता है कि इस इंश्योरेंस में क्या है क्या नहीं। तो हाँ। अवेयरनेस भी एक साथ हम जो पूछने वाले उससे पहले आपका आंसर मिल जाता है हमें वीडियो देखते ही। तो हम्म उसमें मैंने जो फोन पे पेमेंट कैसे करना है LIC का, उसका भी वीडियो बनाया। बहुत सारे लोग पूछते थे यार ऑनलाइन पेमेंट है, तो अभी मैं उनको यूट्यूब का लिंक ही शेयर कर देता हूँ, वो देख हम्म के कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये भी उनको बेनिफिशियल हो रहा है, हम्म और मेरा भी काम कम हो रहा है, क्योंकि हर अच्छा। बार उसको गाइड करना पड़ता है फोन पे कि फोन पे ऐसा डालो, डेट ऑफ बर्थ हम्म डालो, प्रीमियम हम्म नाम डालो, पॉलिसी, ये सब कम हो गया जी, बहुत अच्छा। है। और अभी मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ, फिजिकल से डिजिटल में एक सबसे बड़ा जो ट्रांजैक्शन मैंने ऑब्जर्व किया, मैं पिछले 3 साढ़े 3 सालों से मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ लगभग, यानी कि उनके अभिकर्ताओं के साथ 2012 से 2020 तक 8 साल के लिए 550 से ज्यादा ब्रांचेस में फिजिकली जाकर 1.5 लाख से ज्यादा अभिकर्ताओं को हमने ट्रेनिंग दिया, ये फिजिकल दिया, पूरे इंडिया में अलग अलग ब्रांचेस में जाता था। लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद ये बिजनेस मेरा फिजिकली हैम्पर हो गया, ट्रैवलिंग बंद होने के कारण, होटल बंद होने के कारण, और मैंने अपना बिजनेस डिजिटल करना स्टार्ट कर दिया। तब से लेके आज तक मैं ये बिजनेस घर से ही कर रहा हूं। तो ये 3 साढ़े 3 साल में मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है। पहला तो ऑब्जर्व ये किया है, जैसे अभी ये मार्च का महीना चल रहा है, तो 15 मार्च के बाद, होली के बाद, आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा। अभी से टेम्परेचर बढ़ना चालू हो गया, अभी भी मैंने एसी लगा के रखा है क्योंकि इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है। तो मेरा मानना है कि गर्मियों के दिनों में जब घर से बाहर निकलना भी मतलब पसीना पसीना आ जाता है, और पुणे की भी गर्मी कोई कम नहीं है। ठीक है। दूसरी बात है, ठंडी के दिनों में भी यही हाल हो जाते हैं, ठंड के दिनों में बाहर निकलना, और बारिश के दिनों में तो पूछो ही मत, मतलब हाल ही हाल बेहाल है। तो ये जो साल में जो 12 महीने होते हैं, इसके अंदर जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, गर्मियों के सीजन में अलग प्रॉब्लम है, बारिश के सीजन में अलग प्रॉब्लम है, ठंडी के दिनों में अलग प्रॉब्लम है। तो फिजिकल में ये एक प्रॉब्लम होता है जो फिजिकल्स का डिजिटल मार्केटिंग में ये नहीं होता है, क्योंकि आप घर से काम कर रहे हो। दूसरी चीज है, अभी आप पुणे से हो, तो पुणे के कस्टमर्स को तो आप पॉलिसी बता ही सकते हो फिजिकल जाके उनके घर में, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन LIC ने हमें आनंद ऐप दिया है, और LIC ने हमें जो एजेंसी दिया है उसके माध्यम से हमें केवल हड़पसर और पुणे में ही बिजनेस कीजिए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पूरे इंडिया के कस्टमर को पॉलिसी भेज सकते हो। इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से मान के चलो 70-80% लोगों को तो हम इंश्योरेंस दे ही सकते हैं। ठीक है। तो हम घर बैठे जूम मीटिंग के माध्यम से पूरे इंडिया के कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं, हम पूरे दुनिया के कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये एक रिवोल्यूशन है, ये केवल एक जरिया नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। अगर कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, अगर वो इसको सीख ले, अगर वो इसको समझ ले, भले इसको थोड़ा टाइम लग सकता है,
इसको सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसको अगर हम अगले 10 साल के बिजनेस के हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे बोलते हैं ना कि फिजिकली जैसे पेट्रोल और डीजल की कारें अभी धीरे धीरे कम हो रही है और इलेक्ट्रिक कार बढ़ रही है, ये एक रिवॉल्यूशन है। इलेक्ट्रिक कार एक रिवॉल्यूशन है, एआई एक रिवॉल्यूशन है। उसी प्रकार से इंश्योरेंस बिजनेस में ये डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वैल्यू मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, जूम मीटिंग मार्केटिंग, ये एक रेवोल्यूशन है, ऐसे मुझे लगता है। आपकी क्या सोच है? यस सर, डेफिनेटली ये बड़ा रेवोल्यूशन है। जी क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कंपटीशन भी बढ़ गया है सर। अभी ये पॉलिसी बाजार देख, तो कोई भी हमें प्रीमियम पूछता है तो वो पॉलिसी बाजार से पहले ही देख के बता देता है कि हमारा ऑनलाइन इतना ही दिखता है, आपका क्यों इतना दिखता है। अच्छा। तो अभी सभी लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी भी, एलआईसी भी ऑनलाइन पॉलिसी बेच रही है। हम्म और सभी कंपनी का ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन दोनों मोड चल रहे हैं। तो हम्म एजेंट को भी ऑनलाइन आना जरूरी है, नहीं तो ऐसा हम्म एक समय आ जाएगा कि अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, लोगों के पास तो समय नहीं है, लोग अभी मिलने को भी टाइम नहीं दे रहे। हम्म और आगे जाके ऐसा हो कि उनके पास टाइम नहीं है तो वो रात को बैठे बैठे भी ऑनलाइन देखेंगे। तो हमें जी। भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि ऑनलाइन हम उनको मिल सकते हैं उनके टाइम के अकॉर्डिंग। तो अच्छा। हमारे घर पे बैठे भी मिल सकते हैं उनको इन जोन में से। तो एक टेक्नोलॉजी सीखना तो पड़ेगा, और डिजिटली सभी जगह पे अपीयरेंस भी होना चाहिए, ब्रांडिंग भी अच्छा होना चाहिए डिजिटली। क्योंकि हम्म जब वो गूगल पे सर्च करे तो हमारा ही नाम आना चाहिए, इंश्योरेंस नियर बाई, तो हम्म हम भी दिखनी चाहिए उसको। तो ये हर सही है। प्लेटफॉर्म पे होगा तो वो दिखेगा, तो वो पहले हमें ही कॉल करेगा, हमें कॉन्टेक्ट, तो उसको एडवाइजर तो चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पे सब हम्म कुछ डिटेल फीचर्स तो नहीं मिलते हम्म कितना भी सर्च करो। इसके पीछे का एक लॉजिक मैं बताता हूं, क्योंकि आज के डेट में कोई भी इंसान ऐसे व्यक्ति से पॉलिसी नहीं कराना चाहेगा जिसको वो जानता ही नहीं है। नहीं। और सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि जब कोई इंश्योरेंस एडवाइजर किसी अनजान व्यक्ति को फोन करता है, ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उसका नंबर भी सेव नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जो उसको जानता भी नहीं है, ना कभी देखा है ना कभी सुना है, और हम डायरेक्टली जब बात करते हैं कि सर हमें आधे घंटे का अपॉइंटमेंट दीजिए और हम आपके परिवार का फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, तो पहले सवाल मन में आता है तुम है कौन? जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। जब मैं आपको जानता ही नहीं हूं, अनजान व्यक्ति को तो हम घर में भी नहीं बुलाते। तो अनजान व्यक्ति का फोन जब उठाते हैं तो एक कॉमन जो तरीका है वो रिजेक्शन का ही आ जाता है कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी पॉलिसी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा इंश्योरेंस हो चुका है, मेरे सीए ने बोला कि 1.5 लाख का लिमिट खत्म हो गया है और फिलहाल हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो इसमें ना कस्टमर की कोई गलती है, क्योंकि हम भी जब तक किसी इंसान को जानते नहीं है तब तक हम उसको पॉलिसी के तो छोड़िए, कोई भी चीज, पानी का बॉटल भी हम क्यों लेंगे ऐसे व्यक्ति से जिसको हम जानते नहीं है, राइट? तो ये ट्रस्ट का बिजनेस है, कहीं ना कहीं विश्वास का बिजनेस है। और विश्वास को बढ़ाने के लिए जैसे हम पिक्चर देखते हैं 2 घंटे का, 2 घंटे का पिक्चर देखने से पहले हम 2 मिनट का ट्रेलर देखते हैं। जब तक ट्रेलर नहीं देखा तब तक पिक्चर देखने की इच्छा नहीं होती है। उसी प्रकार से अगर मैं आपको आधे घंटे का अपॉइंटमेंट देना चाहता हूं कि आप मेरे घर में आइए और मुझे बताइए, तो मैं कम से कम आपको बुलाने से पहले आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। और हम वीडियो मार्केटिंग के माध्यम से यही सिखाना चाहते हैं कि कस्टमर के घर जाने से पहले अगर कस्टमर आपका 1 मिनट का 2 मिनट का थोड़ा सा वीडियो देख लेता है, आपके बारे में जान लेता है कि आप कौन हो, कहां से हो, कितना बिजनेस कर रहे हो, कैसे बिजनेस कर रहे हो, तो आपको लगता है कि ये जो वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया, ये कॉन्सेप्ट से कस्टमर का विश्वास बढ़ाने में, ट्रस्ट बढ़ाने में फायदा हो सकता है, ऐसे आपको लगता है? यस सर, डेफिनेटली हुआ है मेरे साथ। जैसे अच्छा। मैंने भेजे जो मेरे प्रोस्पेक्ट थे, अभी तक पॉलिसी नहीं किया, तो वैसे लोगों का मुझे कॉल भी आ गया कि कुछ प्लानिंग करते हैं। अच्छा। तो ऐसे, हाँ, तो जैसे ही उनको भी पता चला कि ये कुछ तो अच्छा कर रहा है, लोगों को अवेयरनेस दे रहा है वीडियो के जी माध्यम से, जी। तो उससे मेरे 2-3 कॉल भी क्लोज हुई। और बहुत अच्छी बात है। लास्ट में एक वीडियो डाला था, अभी प्लान का ही बनाया था वीडियो छोटा सा, हाँ हाँ। तो उससे भी मुझे 2-3 इंक्वायरी भी आ गई। अच्छा, ग्रेट, हाँ, वेरी नाइस। ग्रुप से मैंने बनाया था, वो भेजा था, बहुत सारे ग्रुप में मैंने सेंड कर देते हैं ऐसे। जी जी तो जी। फिर इंक्वायरी भी आ गई, अभी वो मीटिंग भी होगी और बुक से क्लोज भी हो जाएगी। बहुत तो अच्छी बात है। बेसिक होता है सर, यूट्यूब के जो वीडियो अपलोड करने से, या हमें जो नए कस्टमर है उनको हमारा पहला वीडियो जाता है तो उसको भी एक आइडिया आ जाता है कि ये बंदा क्या कर रहा है, एडवाइजर जी। प्रोफेशनल। उसमें हम बताते हैं कि हमको उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं, जैसे कि बच्चों का एजुकेशन, हम्म बेटे की शादी, रिटायर। तो उसको जो रिलेट कर पाता है उसको लगता है कि हाँ, ये मैं सोच रहा था। क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं कि मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, मुझे क्या जी। करना चाहिए। पैसे तो बचत है, बैंक में रखते हैं, एफडी में रखते हैं ऐसे, पर वो किस वजह से, गोल ही नहीं। तो हम हम्म उनको पता चल रहा है हाँ, ये एक नीड मेरी भी हो सकती है, मेरे बच्चे हम्म की शादी के लिए मुझे करना चाहिए। तो हम्म वीडियो बताता है तो उनको भी रिलेट हो पा रहे हैं।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने पिछले साल जो एमडीआरटी किया, वो करने के लिए आपने एलआईसी में कितना पॉलिसी, नंबर ऑफ पॉलिसी कितना पॉलिसी में आपका एमडीआरटी हुआ, थोड़ा बताएंगे? 51 पॉलिसी हुआ। तो 51 पॉलिसी में आपने एमडीआरटी पूरा किया। और हो सकता है इस पॉलिसी 50 पॉलिसी में कुछ पॉलिसी ऐसी होंगी जिनका प्रीमियम थोड़ा एवरेज होगा, कम होगा, और कुछ पॉलिसी ऐसी भी हो सकती है जिनका प्रीमियम ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं ये 50 पॉलिसी का एवरेज निकालूं, या फिर मैं आपको पूछूं कि आपका जो एवरेज प्रीमियम है जो आप कस्टमर को पिच करते हैं जनरली, वो क्या रहता है आपका, थोड़ा बताएंगे? एक मैं फीस तो 1 लाख से कम नहीं करता सर किसी को, जी पर जी। एवरेज मेरे पास 60,000 का है। तो 5,000 महीने का, साल का 60,000 रुपए, ये आपका एवरेज पिच है, हम ऐसे बात कर सकते हैं। और एक कस्टमर से मैंने 6 लाख का प्रीमियम लिया था ईयरली। 6 लाख रुपए का प्रीमियम लिया था आपने? हाँ, एक कस्टमर से, वो भी अननोन ही पार्टी था पूरा। पिछले तो साल की बात है ये? ये 2 साल वाली, 2 साल 2 साल पहले की बात, अननोन कस्टमर से आपने 6 लाख का प्रीमियम लिया? केसेस। कौन सी पॉलिसी थी वो? इसमें मैंने एक जीवन उमंग दिया था और जीवन लाभ, दोनों का कॉम्बिनेशन देके। कॉम्बिनेशन दिया था। तो अगर वो अननोन था तो फिर आपसे मुलाकात कैसे हुई उसकी, थोड़ा बताएंगे? मतलब कैसे पहचान में आया? हाँ, एक्चुअली वो मैं उस टाइम पे काम की वजह से एलआईसी ऑफिस में गया था। हम्म। तो मैं मेरे डेवलपमेंट ऑफिस के टेबल के पास बैठा था, अपना कुछ काम कर रहा था, तो अचानक से वो आ गए। उन्होंने पूछा कि मुझे एलआईसी का पॉलिसी लेना है, और उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया था, जीवन लाभ भी लेना है, वो 16 साल भर 10 साल भरना है, 16 साल में पैसा मिलने चालू। तो ऑनलाइन देख रहे थे, पर ऑनलाइन वो मिलता नहीं, इसलिए ऑफिस में आए। तो बोले तो किससे पास से लेना पड़ेगा, अच्छे एडवाइजर से मिल। तो मैंने बोला सर मैं ही अच्छा एडवाइजर हूँ। उस टाइम पे मेरा बोर्ड फोटो भी लगा हुआ था ब्रांच में, एमडीआईटी के लिए। तो मैंने क्या देखो सर बात मेरे भी फोटो है। तो बोले ठीक है करना है। तो मैंने उनको बोला सर एक काम करते हैं, अभी तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बात नहीं कर सकता, मैं आपके घर पे आता हूँ या आप मेरे ऑफिस में आइए, हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, है और जी। आपको मैं वो प्लान देता हूँ। उसके अलावा भी 2-3 प्लान है, आपको लगे अच्छे तो ले, आप सोच सकते हो, नहीं तो आपका जो है वो हम हम्म, करेंगे। जी। तो उन्होंने मुझे 2 दिन बाद घर पे बुलाया, हम्म हम मिले, फिर उनको मैंने प्रेजेंटेशन उनका जो था वो तो दिया ही। 10 साल पे करना है, 16 साल में पैसा मिलेगा। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे 15,000 का करना है वैसे बोला था मंथली। हम्म। ठीक है सर कोई बात नहीं। फिर मैंने उनको उमंग भी बताए, अपना वर्चुअल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। जी। तो वो कंसेप्ट मैंने उनको बताया, तो उनको अच्छा लगा। तो बोले ठीक है, इसमें फिर उन्होंने लगभग 45 लाख का किया था। तो उसमें 3,60,000 प्रीमियम आया था एक प्लान में, उमंग में। और जो जीवन लाभ उन्होंने 15,000 करना था, तो एक लमसम अमाउंट के लिए उन्होंने फिर उसमें 2,40,000, जैसे अच्छा। 6 लाख का हुआ। और एक भी उनका वाइफ का भी प्रपोजल डाला था उन्होंने, सेम हम्म, लाभ के लिए। उसका भी 2,40,000 था, पर वो मेडिकल की वजह से हो नहीं पाया। पर ये ठीक है। उनका हो सकता है। 6 लाख रुपए का ईयरली प्रीमियम, यस तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है ये तो। मतलब ये तो हम ये कह सकते हैं कि एक मराठी में योगा योग बोलते हैं कि आप ब्रांच में थे, वो भी सर्च करते ब्रांच में आ गए, और उन्हें आपको ही पूछ लिया, और आपने भी उनको बता दिया आप एमडीआरटी हैं, तो उनका ट्रस्ट भी बिल्ट हो गया। और यस आपने बहुत अच्छा सलाह दिया कि जल्दबाजी में बताने के बजाय आपने उनके घर जाके आराम से बताया, उनको अच्छा लगा, और उनका प्रीमियम जो 15,000 था वो लगभग पूरा साल का 6 लाख तक बढ़ गया। तो बहुत अच्छा लगा ये बड़ा पॉलिसी आपने जो शेयर किया। मैं पूछना चाहूंगा, मेरा अगला सवाल कि ये सर्विस इंडस्ट्री है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक सर्विस इंडस्ट्री है। पॉलिसी बेचने में जितनी ताकत लगती है, पॉलिसी बेचने के लिए हम जितना मेहनत लेते हैं, जितना प्रयास करते, प्रयत्न करते हैं, ऐसा मैं जनरल स्टेटमेंट तो नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे मैंने ऑब्जर्व किया, कभी कभी कस्टमर्स के रिएक्शन ऐसे आते हैं कि पॉलिसी बेचने तक तो बहुत अच्छे से बात किया गया, बहुत अच्छी सर्विस के बारे में बताया गया, लेकिन पॉलिसी बेचने के बाद 6 महीने बाद, 1 साल के बाद जब हमको जरूरत पड़ता है, तो उतना अच्छा रिएक्शन नहीं मिला, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, या फिर सर्विस नहीं मिला। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि ये इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है, और सर्विस इंडस्ट्री में पॉलिसी बेचने के बाद के भी जो 15-20 साल उनको हम केटर करने वाले हैं, उनका रिन्यूअल प्रीमियम है, उनके कोई एड्रेस चेंज करना है, नाम चेंज करना है, हो सकता है पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करना है, बहुत सारी सर्विस हो सकती है। तो ये सर्विसेज के बारे में आपकी क्या सोच है? एक इंश्योरेंस एडवाइजर को सर्विसेज के बारे में कितना अलर्ट रहना चाहिए, और आप कैसे अपने कस्टमर्स को थोड़ा अलग सर्विस या फिर कुछ एडिशनल वैल्यू ऐड करते हैं, वो बताइए थोड़ा सा। सर। एक्चुअली सर्विस से ही बिजनेस बढ़ता है सर। जी। जब मैं 2018 में फुल टाइम काम करता था, हम्म। इनिशियल स्टेज में इतना इनकम नहीं था, पर जी। लोगों के प्रॉब्लम बहुत सारे थे कि मेरा हम्म मोड चेंज करना है, किसी का इससे जाता नहीं है, हम्म किसी के पॉलिसी बंद हुए, लोन लेना है। तो उस टाइम पे भी मैंने बहुत सारी सर्विसिंग दी थी उनको। हम्म
और आगे जाके जैसा बिजनेस बढ़ा तो मैंने स्टाफ भी इसीलिए हायर किया है कि अभी मेरे पास 2 स्टाफ है फुल टाइम। जी। एक मेरा ऑफिस का बैक ऑफिस पूरा संभाल रहा है और एक बाहर का, जैसे कि कुछ पेपर कलेक्शन करना है, चेक कलेक्शन करना है, सर्विस। तो ऑलमोस्ट मेरे सब कस्टमर के पास मेरे स्टाफ का नंबर है। और अभी तो कुछ दिक्कत नहीं है, उनको कुछ भी सर्विस चाहिए हो तो उनको कॉल करते हैं, वो इमीडिएट दे देते हैं। इनकम टैक्स के लिए अभी प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट चाहिए होता है उनको, एटीसी के लिए, मेडिक्लेम में एटीडी के लिए। तो अभी हर कंपनी का डिजिटली पोर्टल है अवेलेबल, तो हमें भी इजीली वो मिल जाता है, वो भेज देते हैं। तो सर्विस बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्विस से ही बिजनेस बढ़े। और अभी रिसेंटली मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस था कि मेडिक्लेम में एक कस्टमर का पॉलिसी दूसरी जगह पे था, और वो मेरे पास आए थे कि मेरा क्लेम हुआ है पर मुझे पैसा कम मिला है। तो मैंने थोड़ा सा देखा, ठीक है सर बताइए क्या हुआ। तो मैंने उनके पेपर कलेक्ट किए थे और क्लेम सेटलमेंट लेटर पढ़ा था। तो उसमें मुझे एक कंपनी से गलत हुआ था कि वो जो चार्जेस थे, जो 6 दिन के देने चाहिए थे और 1 दिन का नहीं देना था। तो इंश्योरेंस कंपनी ने 1 दिन का दिया और 6 दिन का चार्जेस नहीं दिया। अच्छा। इंस्ट्रूमेंट का कुछ था। तो वहां पे लगभग उनका 8,000 डिडक्शन हुआ। ओके। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है सर, मुझे पता चल गया कि ये इसमें मिलने वाला है, कंपनी को सिर्फ लेटर दे। तो मैंने वो बोले मैं करके देता हूँ सर। बोले 6 महीने से हमारा एडवाइजर कुछ नहीं करता। ठीक है सर, मैं करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। मैंने सिर्फ लेटर दे दिया, कंपनी को बता दिया उनका गलती ये हो गया है। इमीडिएट 3 दिन में उस बंदे के अकाउंट में आया। अच्छा, क्या बात है। इतना हैप्पी हो गया कि अरे यार, मेरा जो एडवाइजर उसको 6 महीने से बोल रहा हूँ मेरा पैसा क्यों कटा है इतना, वो बता ही नहीं रहा है किस बात का करो। उसको रीजन चाहिए था क्यों कटा है, क्यों कटे, वो भी सही नहीं बात मिला। है। तो मैंने उसको गलती कंपनी की दी तो उसको मिला, वो बहुत हैप्पी हुआ। और आके उसने बोला कि आगे से ये पॉलिसी आपके पास ले लो। तो बोला ठीक है सर, वो तो करेंगे। तो मैंने उनको सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस का अपना एक प्लान बताया, सर ये भी कर दो। वो उतने खुश थे कि उन्होंने कुछ पूछा नहीं, सर आप बोलोगे वही सही है। और उन्होंने चेक निकाल के मुझे दे भी दिया। ओके, वो तो आपका ये कहना है कितना प्रीमियम आया? 60,000। 60,000 रुपीज। यस। तो सर्विस के कारण आया, आपने एकदम रियल केस स्टडी बताया कि एग्जैक्टली कैसे सर्विस के कारण कोई कस्टमर परेशान हो सकता है, और अगर उसको आप अच्छी सर्विस देते हो तो वो उसी परेशानी में से आपका विश्वास के कारण पॉलिसी भी ले सकता है। यस। बहुत अच्छा आपने बताया नीलेश कुमार जी। नीलेश जी, मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपने ये 10 साल में काफी सारे ट्रेनिंग किए होंगे, डेफिनेटली हर ट्रेनिंग से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और आपने वैल्यू मार्केटिंग हमारा पहले 3 घंटे का फ्री वेबिनार अटेंड किया, फिर आपने हमारा 5 दिन का पेड वर्कशॉप अटेंड किया, अभी आप हमारा एडवांस इम्प्लीमेंटेशन और चैट जीपीटी प्रोग्राम भी अटेंड कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल यह है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हमारे ट्रेनिंग में अच्छी लगती है एज अ पर्सन? मेरे सिखाने के तरीके, या फिर हमारा जो टीम है, परिणीता मैडम है, पायल मैडम है, निर्मिति मैडम है, कोचिंग सिस्टम के माध्यम से। तो मैं जरा सा सीक्रेट्स 1 2 3 जानना चाहता हूं, जो आपने हमसे जुड़ने के बाद आपको अच्छी लगी, और जो चीजों के कारण आप हमसे जुड़े हैं। तो ऐसी कौन कौन से खासियत आपको लगती है हमारे साथ, बताइए जरा। सर एक पहले तो मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की है। ट्रेनिंग तो अच्छे होते हैं, नॉलेज भी मिलता है। पर आपके एक खास बात है सर, आप हमसे पर्सनली टच में रहते हैं। जैसे जी। कि आपके पर्सनल नंबर से मुझे व्हाट्सएप आता है हर बार। तो जी। एक अच्छा लगता है कि इतने बड़े भी ट्रेनर होके भी आप, कुछ अटेंशन है आपके, आप हर पार्टिसिपेंट के लिए टाइम निकालते हो। ओके। जैसे मैंने आपको भेजा कि सर मेरा लोगो वीडियो नहीं आया, तो आपने इमीडिएट 5 मिनट में मुझे मिल लिया सर। तो एक अच्छी बात है कि आपका पर्सनली अटेंशन है सभी पार्टिसिपेंट है, ऐसा कुछ नहीं कि जी। नहीं। कि बहुत सारे 16 लोग पार्टिसिपेंट है, तो गिन के 5-10 लोग तक ही रहते हो, बाकी के वो इतना नहीं दे पाते अटेंशन। जी। तो आपका ओके। पर्सनली अटेंशन है, और एक आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट अच्छा है सर सिस्टम। ओके। जैसे कि आपको टीम में वो मैडम जो रहते हैं, मैडम, पायल मैडम, वो सभी पर्सनली हमें जूम कॉल पे मीटिंग करते हैं, क्या करना है, डेटा कैसे निकालना है, जूम मीटिंग कैसे करना है, पावर प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, जो विजन गोल है, ड्रीम विजन बोर्ड, वो सब कुछ उन्होंने बना के दिया। तो इतना हैंड होल्डिंग मैंने आज तक किसी के पास देखा नहीं है सर। ओके। आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा भी एक सिस्टम होना चाहिए। जो आपने विजन बोर्ड मुझे बना के दिया, मैंने लगाया अभी। ओके, ग्रेट, वेरी नाइस। मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ कि मैं भी मेरे स्टाफ को ऐसे ट्रेन कर दूँ, मेरे हर कस्टमर का विजन बोर्ड बना के दूँ। वाओ, बहुत अच्छा है। ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। वैल्यू एडेड हम भी उनको कुछ दे सकते हैं जी। जो हमें मिल रहा है। तो आपके पास कुछ से वैल्यू एडिशन मिल रहा है, वैसे मैंने वैल्यू एडिशन सर्विस अब बढ़ा दी है। ये हम्म। नए साल से हम और कस्टमर को, मैंने स्टाफ को बोला कि उनको एक कॉल किया करेंगे
डेली 10 लोगों को, ABCD से अल्फाबेटिक। उनको पूछेंगे कि आप हमारे सर्विस से खुश है, या आपको कुछ फीडबैक है, आपको कुछ पेंडिंग तो काम नहीं है हमारे पास। वेरी गुड, तो उनको, बहुत अच्छा। हाँ, तो एक अभी ये सिस्टम चालू किया है कि अभी वो उनके फीडबैक लेंगे, इससे ओके उन्हें क्या अच्छा लगे, टच में है। ओके, तो तो वो आपको एक आपको टीम का सपोर्ट अच्छा लगा, हैंड होल्डिंग अच्छा लगा, और बहुत अच्छी बात यह है कि आपने जो हमसे सीखा वो आप तुरंत अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप भी अपने टीम के माध्यम से कस्टमर को अच्छी सर्विस देने के लिए, सपोर्ट के लिए कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, ऐसे लोगों को, भारत में 14 लाख LIC एडवाइजर है, बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के भी एडवाइजर है, अगर इस इंटरव्यू के माध्यम से वो आपको सुन रहे हैं और उनको अभी तक वैल्यू मार्केटिंग अगर नहीं पता है, तो आप उनको क्या रेकमेंड करेंगे? जो हमारा 3 घंटे का फ्री वेबिनार होता है, क्या उन्होंने ये वेबिनार एक बार अटेंड करना चाहिए? आपका क्या सलाह रहेगी उनको? यस सर, 100% करना चाहिए। जी। हर एक को करना चाहिए, ओके। क्योंकि ये जरूरी है अभी। जैसे डिजिटली तो डेवलप होना है, पर बाकी के छोटे छोटे हैबिट भी आपसे सीखने को मिलते हैं आपके पास से। जी जैसे कि बुक रीडिंग आपने ये बताया, तो जी। अच्छा लगा, एक नई नई बात पर एडिशनल हमें पता चल रही है, जो पहले हमने सुना था पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा था। हाँ, तो ट्रेनिंग तो इंश्योरेंस का हम ले भी रहे, और आपसे भी बहुत सारी चीज सीखने को मिल रही है, पर उसके अलावा अलग कुछ सीख रहे हैं जो जी, कहीं पे सिखाया नहीं जाता इंश्योरेंस एडवाइजर को। बहुत जैसे अच्छा। मीटिंग या वीडियो कैसे बनाना, ये कहीं पे नहीं सिखा। ओके। और इसके पहले भी मैंने डिजिटल कोर्स किए थे दूसरे, मैंने इंश्योरेंस के नहीं थे, सीखने हाँ के लिए। हाँ। पर इतना पॉइंट टू पॉइंट, हर स्टेप टू स्टेप, ये कोई इतना सिखाता नहीं है। ओके। और अगर प्रॉब्लम आते तो हम उनको पूछ भी नहीं सकते, तो आपका स्टाफ है तो हम उनको कॉल करके, मैडम यहाँ पे अटका है, अभी क्या करना है, तो बताते हैं इमीडिएट आपको। बताते हैं। तो एक बहुत अच्छा है अच्छा। कि रिजोल्यूशन, तो हर एक ग्रेट। एडवाइजर को जरूरी करना, आगे बढ़ना है तो 100% जरूरी है। ओके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप जानते हैं नीलेश जी की जर्नी और उनके जिंदगी में जो परिवर्तन आए हैं, अगर आपको लगता है आपके जिंदगी में परिवर्तन आना चाहिए और ये वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी आपको कहाँ मिल सकती है, मैं बताना चाहूंगा। अगर आप यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब में जाने के बाद आप वहां पे टाइप कीजिए संतोष गारे। वैसे तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो भी आपको डिटेल्स मिलने वाला है, लेकिन एक जनरल कभी भी संतोष गारे करके एक हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको क्लिक करेंगे तो काफी सारे वीडियोस आपको दिखेंगे। हमने एक मिशन लिया है कि इस साल 31 दिसंबर 2024 से पहले हम 100 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू अपलोड करना चाहते हैं। जैसे अभी नीलेश जी का इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे हमने काफी सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं। किसी ने 9 बार MDRT किया है, किसी ने 38 बार MDRT किया है, किसी ने साल का 24 लाख कमा है। अभी रिसेंटली हमने कौटी के विट्ठल जी का वीडियो अपलोड किया, इंटरव्यू का आज ही अपलोड किया, जिसमें लगभग 6.5 करोड़ रुपया उन्होंने इंश्योरेंस से कैसे कमाया पिछले साल। तो ये सभी वीडियोस आप देखिए, जिसके माध्यम से आपका मोटिवेशन बना रहे, बिजनेस की ग्रोथ हो। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा। तो यहाँ पे हमने अगर हमारा आने वाले 15-20 दिन में कोई वेबिनार प्लान है, 3 घंटे का फ्री वेबिनार वैल्यू मार्केटिंग का प्लान है, तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर हमारा अगले 20 दिन में कोई प्रोग्राम प्लान नहीं है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, रिसेंटली हमारा जो प्रोग्राम हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग आपको देते हैं, जो आपके मोबाइल में हमारे ऐप में एक्टिवेट की जाती है। उसे अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टीम मेंबर को, पायल जी का नंबर है, परिंदा जी का नंबर है, आप उनको यहाँ पे फोन करके उनसे ये जानकारी ले सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे ऐप कौन सा डाउनलोड करना है, और आपको ये 3 घंटे की रिकॉर्डिंग फ्री में एक्टिवेट कर दी जाती है, जो आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप लिंक है, इसको क्लिक करेंगे तो आप मेरे डायरेक्टली मैसेज में मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वैल्यू मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है। वैल्यू मार्केटिंग के माध्यम से आप अपने कस्टमर्स को मार्केटिंग करने से पहले उनके जिंदगी में वैल्यू कैसे क्रिएट करना है, वैल्यू क्रिएट करने के काफी सारे तरीके होते हैं। वीडियो मार्केटिंग एक तरीका है, जूम मीटिंग कंडक्ट करना एक तरीका है, सोशल मीडिया में अपना प्रेजेंस बढ़ाना एक तरीका है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके ईमेल मार्केटिंग करना, लिंक्डइन के अंदर पोस्ट करना, सोशल मीडिया में फेसबुक में पोस्ट करना, ये सभी प्रकार के एक्टिविटी को हमने नाम दिया वैल्यू मार्केटिंग, जिसके माध्यम से आप कस्टमर को अप्रोच करने से पहले वैल्यू क्रिएट करें। और इसी की चर्चा नीलेश जी कर रहे थे। नीलेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिरी का 1-2 सवाल पूछूंगा जो अदर देन हमारा बिजनेस रहेगा, और फिर हम इस क्लोजिंग ट्रेनिंग को एंड करेंगे, इस इंटरव्यू को एंड करेंगे। मेरा सवाल है कि आपकी हॉबी क्या है? मतलब इंश्योरेंस बिजनेस आप कर रहे हैं, लेकिन हर किसी की एक चाहत होती है, आपकी हॉबी क्या है? जरा हॉबी के बारे में बताइए आपके। घूमना ज्यादा अच्छा लगता है सर। ट्रैवलिंग आपको अच्छा लगता है? ट्रैवलिंग अच्छा लगता है। मैं और आपको बस, हाँ बोलिए बोलिए। और इस बिजनेस में आने के बाद ट्रैवलिंग थोड़ा बढ़ गया है।
हाँ हाँ, क्योंकि बिजनेस मार्केटिंग का है तो ट्रैवलिंग बढ़ गया। बढ़िया। ग्रेट। तो घूमना अच्छा लगता है। हाँ। और है मेरा एक ड्रीम है कि हर साल एक फॉरेन टूर करना ही है अभी। अच्छा, अभी आप इससे पहले गए कभी फॉरेन टूर में? अभी तक नहीं है सर। और कब जाना चाहेंगे? अभी नेक्स्ट ईयर जाऊंगा सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आप घूमना अच्छा लगता है और परिवार के साथ आप बाहर जाना चाहते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा, जो कि लगभग इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल है, वो ये है कि आप आने वाले 10 साल में भारत में, इंडिया अभी देखिए 5वें स्थान पे है और हम तीसरे स्थान पे जा सकते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। पूरा दुनिया इंडिया को एक, आफ्टर चाइना, चाइना के बाद कोई ऐसी कंट्री जो पूरे दुनिया को सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि मैन पावर बहुत अच्छा है, वो इंडिया है। तो आने वाले 10 साल में आप कैसे देखते हैं, क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, और इंश्योरेंस एडवाइजर के माध्यम से या इंश्योरेंस बिजनेस को लेके अगले 10 साल में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? थोड़ा सा आपका विजन बताइए, या फिर क्या लगता है आपको? मेरा विजन बताऊँ सर क्या? आपका विजन बताइए पहले तो। मैं तो 10 साल का विजन किया है सर कि 10 साल के बाद मेरा कम से कम एक 20 ऑफिस तो होना चाहिए। 20 ऑफिस और आपके होना चाहिए? और महाराष्ट्र तो बिजनेस होना ही चाहिए। क्या बात और है। हाँ, और ऑफिस में एक सिस्टम होना चाहिए, जैसे मैंने वीडियो में बताया कि एक टेलीकॉलिंग का टीम अलग होगा, एक कस्टमर के लिए सेल्स टीम अलग होगा, तो जी। ऐसा। और हमें कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन देना है कस्टमर को। और हम्म। फाइनेंशियल एड एक ही जगह पे मिले उसको, जैसे कि इंश्योरेंस के अलावा और इंश्योरेंस तो है, म्यूचुअल हम्म। फंड इन्वेस्टमेंट हो या लोन हो, तो ये सब कैटेगरी में अपने एक ही बिजनेस पे जैसे कस्टमर आते हैं उसको वहाँ पे वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन मिले, ऐसा मेरा हम्म। विजन है। हम्म। तो ये करना चाहता हूँ मैं सर 10 साल। बहुत अच्छा बात है। तो मुझे तो ये दिख रहा है कि आप एक पूरा मिशन के साथ काम कर रहे हैं। अगले 10 साल में 20 ऑफिसेस पूरे महाराष्ट्र में आपके कस्टमर्स हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप उनको टीम भी देना चाहते हैं जो एक्चुअली इसको सपोर्ट करे। तो बहुत ही अच्छा लगा नीलेश जी आपसे बात करके, और रियली ये इंटरव्यू मुझे लगता है हजारों लोगों को मोटिवेट करेगा। आपने जितने अच्छे सफाई से अपने सवालों के आंसर दिए, और जिस तरीके से आपने अपनी जिंदगी की कुछ ऐसी चीजें बताई जो जनरली उजागर नहीं हो पाती है, जैसे आपने 6 लाख के प्रीमियम का कस्टमर का जो एक्सपीरियंस बताया, तो ये सब चीजें बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने अपनी जिंदगी का कीमती समय दिया उसके लिए, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपके 10 साल के विजन के लिए। और आशा करते हैं कि आपका जो अगला टारगेट है, मे बी आफ्टर एमडीआरटी, आपका सीओटी या टीओटी जो भी टारगेट रहेगा, वो आप जल्द से जल्द पूरा करें। और जैसे ही आपका अगला टारगेट पूरा हो जाएगा, हम फिर से आपका एक बार डिटेल इंटरव्यू लेना चाहेंगे। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।